गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने कल आपका जो टॉपिक कराया था, ठीक है, चैप्टर नंबर इसमें ही 13 में, क्योंकि हम इसे बहुत ही आराम से करेंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम है और हमारी जो फिजिक्स है वो कंप्लीट भी हो चुकी है, लगभग यही चैप्टर बचा है। देखो, जो आज का टॉपिक है ये है हमारा धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो धारावाही परिनलिका होती है क्या होती है। देखो, ये तांबे के तार के द्वारा बनाई गई कुंडली होती है, ठीक है। यानी जो क्या होते हैं, सबसे पहले जो हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ होते हैं उन, ठीक है, उन पे क्या है लपेट कर बनाई जाती है और बेलनाकार टाइप की होती है। इसे ही हम क्या है धारावाही परिनलिका कहते हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि देखो, परिनलिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। जो एक आध बार जो आ जाते हैं वे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो निर्भरता है, यानी जो हमारी क्या है परिनलिका द्वारा जितना भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किस किस पर निर्भर करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे। तो परिनलिका तो आपको पता लग ही गया क्या है। तो सबसे पहली बात मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ और फॉर्मूले से ही क्या है हमारी सारी जो निर्भरता है उसी से ही हो जाएगी। लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हारी बुक में नहीं है, पर मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि जो ये फॉर्मूला है तुम्हें 12th में पढ़ने को मिलेगा जब ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र 12th में विस्तार से समझाया गया है कि क्या कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो हमारी परिनलिका होती है, देखो परिनलिका जो होती है ये इस टाइप में होती है, यानी तुम्हें 12th में पढ़ने को मिलेगा ये इस टाइप में होती है प्यार बच्चों। यहाँ से हो गई और ये, ठीक है, फिर यहाँ से ये आ गई, फिर यहाँ से ये आ गई, ये हो गई, ये हो गई। देखो, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, फिर भी क्या है डायग्राम बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बस इतना ही करना है। ये परिनलिका होती है, ठीक है। अब यहाँ से इससे बाद में क्या करते हैं हम, देखो जो परिनलिका होती है यानी परिनलिका, ये सब वही है कि जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं ना तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे हैं तो सारी की सारी जितने भी इसमें डेरिवेशन है लगभग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही आधारित है। तो सबसे पहले मैं परिनलिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यानी जो हमारी परिनलिका होती है परिनलिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं हम फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले देखो, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है ये होता है B बराबर म्यू नॉट N I, जहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ, जहाँ B तो सभी को पता है चुंबकीय क्षेत्र है और जो म्यू नॉट है, देखो म्यू नॉट को भी लिख देता हूँ। देखो म्यू नॉट को बोलते हैं, ये आएगा नहीं पर मैं लिख देता हूँ इसको भी, ठीक है, माध्यम की चुंबकशीलता। और जो माध्यम है हमारा माध्यम भी कैसा होना चाहिए, निर्वात। यानी हम माध्यम न लिख कर ये लिख सकते हैं कि निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है, क्योंकि निर्वात भी क्या है हमारा एक माध्यम ही है, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में एक मीडियम है, ठीक है। पर निर्वात क्या होता है, निर्वात के लिए जो भी होता है यानी उसमें न तो कहना मान में कमी आती न ही बढ़ोतरी होती, ठीक है। तो इसीलिए म्यू नोट क्या हमारी निर्वात की चुंबकशीलता लिख लेना प्यारे बच्चों, माध्यम न लिखकर, ठीक है। अब ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अब हमें पता है कि जो आई है, आई क्या है हमारी विद्युत धारा, और एन क्या है हमारी, एन है फेरों की संख्या। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ से लिखते हैं परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता, यानी इसकी डिपेंडेंसी लिखते हैं हम। मैंने जैसे कि अभी बताया जो डिपेंडेंसी होती है सबसे पहली क्या होती है, इसमें लिखेंगे कि इसकी निम्नलिखित निर्भरता होती है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो क्या है कि जो हमारी जो क्या है परिनलिका द्वारा
तो सभी को पता लग गया कि जो हमारी परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता है, जो हमारा एक फॉर्मूला है, इसी से ही होगी। तो सबसे पहले जो मैंने ये बताया है कि जो हमारा n है, n क्या है, हमारी फेरों की संख्या, यानी जैसे कि एक कुंडली बनाई है मैंने और इस कुंडली में क्या है, 3 फेरे हैं, तो n बराबर कितना लेंगे हम, 3। तो यहाँ पे जो n है फेरों की संख्या। अब यहाँ से देखो, यदि मैं ये म्यू नोट तो कांस्टेंट है ही है हमारा, और I क्या है, विद्युत धारा, और यदि मैं इन दोनों को कांस्टेंट मान लूँ तो हमारा जो B है, B डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल मिलेगा हमें, यानी किसके अनुक्रमानुपाती मिलेगा, B अनुक्रमानुपाती n के मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि यदि हम n की वैल्यू बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू भी क्या है, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये बताओ, यदि मैं n की वैल्यू 10 लेता हूँ तो म्यू नॉट I 10 गुना हो जाएंगे, और यदि मैं n की वैल्यू 100 लेता हूँ तो जो B की वैल्यू है वो क्या है, म्यू नॉट I का 100 गुना हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है इसका मान यानी n का मान बढ़ाने पर B की वैल्यू भी बढ़ती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, क्या है, फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी निष्कर्ष क्या निकला हमें, B अनुक्रमानुपाती n। देखो अलग शॉर्ट में लिखना ना कि n का मान बढ़ाने पर B का मान बढ़ता है। तो देखो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है तो B का मान भी क्या होगा, इंक्रीज। तो पहली डिपेंडेंसी हमारी ये हो गई। और दूसरी क्या है कि जो परिनलिका में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो हमारी परिनलिका है, ठीक है, यानी परिनलिका में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी B अनुक्रमानुपाती I। एक निर्भरता ये मिल गई। सिंपल सी बात है कि I का मान बढ़ाने पर B का मान भी क्या है, बढ़ता है। और दूसरी बात ये है कि जो हम ये परिनलिका है, परिनलिका में जो हम करोड़ लेते हैं, एक उस करोड़ की क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, नॉर्मली लेकिन हम क्या लेते हैं, यहाँ पे नरम लोहे की लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें चुंबकन और विचुंबकन क्या है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम परिनलिका के भीतर यदि चुंबकीय पदार्थ की छड़ रख दी जाए तो परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, और इस छड़ को परिनलिका की करोड़ कहते हैं। तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा, इतना भी हार्ड नहीं था। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम अब। तो प्यारे बच्चों, अब देखो जो हमारा टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला मतलब जो भी धारावाही चालक रखा जाता है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमने मान लिया कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास। क्या हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और जब हम इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं,
कोई धारावाही चालक थीटा कोण पर, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखते हैं, और हमने मान लिया इसकी लंबाई कितनी है, एल है, ठीक है, रखते हैं, तो उस पर क्या है, एक बल कार्य करता है। और सिंपल सी बात है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में हम इसे रखते हैं तो उस पर एक चुंबकीय बल ही कार्य करेगा, ठीक है। और जो चुंबकीय बल होता है ये क्या है, कुछ निर्भर करता है कुछ राशियों पर, जैसे कि इसकी लंबाई पर निर्भर करेगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र में निर्भर करेगा, और जो ये एंगल है इस एंगल पर भी निर्भर करेगा। और दूसरी बात, जो हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसमें भी क्या है, उस पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकलेगा, वो फॉर्मूला क्या है, उसके उस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है और ये डेरिवेशन भी आ जाता है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया कि माना, देखो माना एल लंबाई, इसकी एल लंबाई तो है, माना एल लंबाई का एक धारावाही चालक, ये धारावाही चालक ही तो है हमारा, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ही तो है हमारा, ठीक है। किस कोण पर रखा है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है, तब इस पर लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहली बात तो यार किस किस पर निर्भर करेगा, देखो सबसे पहली जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो बल है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि चालक पर लगने वाला बल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो B है, B, ठीक है, यानी जो F है B के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। हमने समीकरण मान ली एक। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 पर है चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो F है अनुक्रमानुपाती, जो चालक में प्रवाहित धारा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। लगने वाला बल चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो तीसरा जो निर्भरता है, इसकी लंबाई के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो F है अनुक्रमानुपाती किसके होता है, जो हमारी चालक की लंबाई है, ठीक है। और लंबाई हमने ले लिए स्मॉल एल या कैपिटल एल, तुम्हारी इच्छा है। अब हमने ये तो मान ली समीकरण 2, ये मान ली समीकरण 3, ठीक है। और जो हमारी चौथी है निर्भरता, देखो चौथी क्या है कि चालक, एक तो चालक, ठीक है, और एक क्या है, तथा क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण की ज्या होती है साइन, ठीक है, यानी साइन थीटा भी लिखेंगे हम इसको, के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो F है, F अनुक्रमानुपाती किसके होता है, साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण हो गई 4। अब देखो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से अब हमें पता है कि सभी में क्या है, चिन्ह सेम है, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती B के भी हो गया, I के भी, L के भी और साइन थीटा के भी। अब हमें पता है कि जब हम ये चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ये तो करते हैं हम, ये भी L है हमारा, कांस्टेंट लगा देते हैं। लेकिन इस चालक के लिए कांस्टेंट K है, जो K का मान क्या होता है, 1 होता है। तो F बराबर जो हमें फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, F बराबर बिल साइन थीटा। और सभी को पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन।
क्योंकि प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल में जब सूत्र लगेगा उसमें हमें बी देगा, आई देगा, एल देगा, ठीक है, और एंगल दे देगा। तो यहाँ से हमें क्या है, एफ पूछ लेगा, या हमें एफ दे देगा, इनमें से एक राशि छोड़ देगा और 3 दे देगा, और 3 4, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है और मात्रक जरूर लिखना है, क्योंकि यदि मात्रक नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलते, उस पर एक आध नंबर ही मिलता है, ठीक है। यदि 4 नंबर का तो उस पर 1 नंबर दे देता है, क्योंकि मेन रोल होता है मात्रक का, ठीक है। और यदि फॉर्मूला भी सही है फिर तो तुम्हें आधे नंबर मिल जाएंगे, पर जो मात्रक है, यदि मात्रक नहीं लगाया तो न्यूमेरिकल से मानो गलत सही है, ठीक है। तो आई होप सभी समझ गए होंगे। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।